हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब सही होंगे, ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। हाँ, ये अभी कोरोना का थर्ड वेरिएंट भी आया है, तो उसके उसके लिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बस सावधान रहिए, सतर्क रहिए, प्रिकॉशंस लेते रहिए। ये तो पिछले फर्स्ट टाइम जब कोविड आया था तब भी लोगों को काफ़ी ऐसा डर था और मिथ्स थे उसके ऊपर। और बस सुरक्षित रहना ज़रूरी है। मास्क पहन सकते हैं आप, मास्क पहनना है, सुरक्षित अंतर मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना है। बस ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए कि जो तुनिशा और शीजान का जो बड़ा केस चल रहा है सुसाइड का, उसके बारे में एक मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक रिव्यू देना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने केस बनाया, ये केस की थोड़ी स्टडी की और ये वीडियो बनाने के लिए मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि हर कोई भी क्राइम होता है उसमें एक साइकोलॉजिकल पहलू होता है हमेशा। और कोई भी जो क्राइम होता है उसको बहुत पहले कई सालों से उसकी प्लानिंग की जाती है, या फिर जो सुसाइड करता है उसके भी दिमाग में काफ़ी निगेटिव चीज़ है जो काफ़ी सालों से उसके दिमाग में भरती है, फिर वो प्लान करता है, ऑल ऑफ सडन ये सब हो जाता है। और हमेशा एक साइकोलॉजी में ये देखा गया है कि आप सुसाइड करने वाले की बॉडी लैंग्वेज को आप जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपके साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल के रहेगा, एंजॉय कर रहा है ऐसा लगेगा, लेकिन आपको अगले मिनट में पता चलेगा उसने अपने आप की जान ख़त्म कर दी। वो लटक गया, कुछ खा लिया, कोई मर गया, कोई गाड़ी के नीचे आ गया। तो जनरली सुसाइड के केसेस ऐसे होते हैं, काफ़ी शॉकिंग होते हैं। तो ये केस में पहले अभी इतना जो चल रहा है मीडिया में, वो सुसाइड होने के बाद वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है पुलिस को वहाँ पे। अगर सुसाइड नोट होता उसमें सीजान का नाम लिखा होता, तो तुनिशा की हैंडराइटिंग मैच होती उसके साथ, तो 100% ये दावा कर सकते थे हम लोग कि ये सीजान ने उसको उकसाया और सीजान के वजह से उसने सुसाइड किया। तो वो एक क्राइम दर्ज कर सकते थे। अभी एक संदेहजनक वे से शायद तुनिशा के माँ ने सीजान के अगेंस्ट कंप्लेंट दी, इसलिए उसको संदेह के गिरोह में पकड़ा गया। और काफ़ी हर एक पहलू टटोलेंगे, फिर इसका केस स्टडी करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे पुलिस। वो उनका लीगल प्रोसीजर है, इसके लिए उसे पकड़ा है। बट एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में समझने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, ये तुनिशा के लाइफ के बारे में। तुनिशा शर्मा, इसका जन्म हुआ पंजाब में 4 जन 2002 में, करेक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 जन 2002 में उसका जन्म हुआ है। और बराबर वो पापा की काफ़ी लाडली थी वहाँ पे। उसे एक्टिंग का भी शौक था पहले से ही। तो पापा की लाडली होने के कारण उसके पापा के साथ बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। तो वो थर्ड स्टैंडर्ड में थी तभी पापा ने उनको एक मोबाइल भी दिया था, ताकि कुछ इमरजेंसी हो तो कभी कॉल कर सकती है पापा को, थर्ड स्टैंडर्ड में ही। और वो इतनी लाडली थी कि उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी उनके साथ। बट हुआ ये कि वो जब 10 साल की हो गई, तो काफ़ी कम उम्र की थी, तब उन्होंने अपने पापा को खो दिया। तो जो इमोशनली अटैच होते हैं ना बच्चे किसी के साथ, वो इंसान को अगर वो खो देते तो एक थोड़ा ट्रॉमा रहता है, एक अलग थोड़ा डर रहता है, और एक इनसिक्योरिटी भी फील होती है बच्चों को। तो वो 10 साल की उम्र में अगर अपने पापा को, जिससे उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, उनको अगर खोया उन्होंने, तो आप समझ सकते हो उसके ऊपर क्या बीती होगी। निगेटिविटी थोड़ी आई है उसके ऊपर। और फिर बाद में कुछ अंतराल के बाद उन्होंने दादी को भी खोया अपने। उनकी दादी का भी देहांत हो गया। तो एक से एक सेकंड उसके इंसिडेंट उसके ज़िंदगी में हुआ अपनों को खोने का। और कुछ कुछ और अंतराल के बाद उन्होंने अपने कजिन को भी खोया। तो एक्चुअली हुआ ये कि सारी चीज़ें, मतलब अपने जो अपने हैं अपने ज़िंदगी में, वो एक एक करके अगर छोड़ के जा रहे, तो जो बच्चे होते हैं इमोशनल ट्रॉमा होता है उनकी ज़िंदगी में। वो सोचते हैं कि हमारे अपने अगर धीरे धीरे जा रहे हो सभी जाएंगे तो मेरा क्या होगा। एक अलग तरह का फोबिया, एक कुछ निगेटिविटी माइंड में भर जाती है, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और वो दिमाग वही निगेटिविटी को रोज रिवाइज करते रहता है अपने माइंड में। तो इसी के साथ भी डेफिनेटली वैसा ही हुआ, क्योंकि बाद में ये सब जिक्र कब हुआ, क्योंकि 2021 में तुनिशा ने एक इंटरव्यू दिया था बॉम्बे टाइम्स के लिए। उसमें उसने कहा था कि उसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वो शिकार है। एंग्जाइटी के अटैक भी आते थे उसको। तो एक उसका कमर ढिल्लो फ्रेंड था,
वो उसको काफ़ी सपोर्ट करता था, और मम्मी वनीता वनीता शर्मा, यस करेक्ट, वनीता शर्मा उसकी मम्मी का नाम है। ये दोनों ने उसको इमोशनल ट्रॉमा से निकालने की काफ़ी कोशिश की और काफ़ी हेल्प कर देते वो। और उससे बार बार एंग्जाइटी अटैक आते थे, इसलिए सजेस्ट किया था उसके फ्रेंड ने, कमरान ढिल्लो ने, कि कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ तुझे शेयर करना चाहिए सारी बातें और एक फ्रेंडली रहना चाहिए, तो इससे तू बाहर आ सकती है। तो ये जब इंटरव्यू में उसने बताया था कि वो जब मेडिसिन भी लेती थी एंग्जाइटी की, तो उसे ऐसा फील होता था कि मैं कुछ, मेरे में अलग चेंजेस हो गए, मैं भूत बन गई हूँ या शायद ज़ॉम्बी बन गई हूँ, ऐसा उसको फील होता था। मतलब वो डिप्रेशन की शिकार थी, ये बात निकल कर सामने आई, और एंग्जाइटी के अटैक्स भी आते थे उसको। और तो जानते हैं, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसे लोगों को ना, जो लोग थोड़ा भी केयरिंग वगैरह लेते हैं इनसे, लाइफ ऐसे लाइफ में जो केयर करने वाले, अटेंशन देने वाले कोई इनके लोगों, ऐसे लोगों की लाइफ में आता है, तो वो उनके साथ अपना एक अलग बॉन्ड बना लेते हैं, और वो चाहती है कि नहीं, ये इंसान मेरी ज़िंदगी से ना जाए। तो सीजन के साथ भी ऐसा हुआ, इनकी पहली दोस्ती हुई सेट पर, फिर आई थिंक जून में इनका 2022 में एक सीरियल इनका अलाउद्दीन, हाँ, दास्तां ए काबुल, ये सीरियल के सेट पर ही मिले थे जून 22 में। और बस 5-6 महीने का उनका अट्रैक्शन, ये सब प्यार हो गया था। एक और एक दूसरे को, खास बात ये, एक दूसरे के फैमिली को भी इनके पता था ये सबको, कि एक दूसरे को लाइक करते, सोशल मीडिया पे शेयर करते थे अपने, कहीं पे भी जाते थे अपने पिक्स साथ में। तो ये मतलब जाहिर था कि आगे जाके ये शायद एक साथ शादी में बन सकते थे। अभी तुनिशा की उम्र खास सिर्फ 20 साल थी। और फिर सीजान का ऐसा कहना है इस केस में कि तुनिशा बहुत छोटी थी मेरे से, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसके साथ अभी आगे नहीं करूँगा। उसने शायद 15 दिसंबर को उसे बताया, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, यस, उसने उसे बताया कि नहीं, हम अलग होना चाहते हैं। फिर ये होने के बाद वो काफ़ी डिप्रेशन में गई, एंग्जाइटी अटैक भी आया। फिर उसके मम्मी ने उन्हें सीजन से कॉल किया, तो सीजन ने मम्मी से माफ़ी मांगी, ये भी एक बयान में बताया था मम्मी ने। तो ये सारा निकल के ये आता है इसमें से कि तुनिशा तो एक्चुअली डिप्रेशन की शिकार थी, एंग्जाइटी प्रॉब्लम था उसे। और सुसाइड करना गाइस कोई सोल्यूशन नहीं होता कोई भी चीज़ का। पहले तो मुझे बहुत दुख होता है, आजकल मैं सुसाइड की केसेस के बारे में सुनता हूँ, तो जो माँ बाप ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उनके बारे में हम ज़रा भी नहीं सोचते। बस हम सेल्फिश मोटिव से, हमें ज़िंदगी में कोई चीज़ या इंसान नहीं मिला, इसके लिए हम सुसाइड कर लेते हैं। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बट पता नहीं, सुसाइड का एक फेज़ होता है, एक फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड और मिनट, उसमें आपके दिमाग में वो निगेटिविटी इतनी हाइपर होती है ना, कि आपको लगता है बस आप आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो, और अपनी वैल्यू इतनी कम हो जाती है आपके नज़र में, कि आप सोचते हैं मैं जी के क्या करूँ। इस ट्रॉमा से हो जाता है सुसाइड करने वाला हर आदमी। एक साइकोलॉजिकल पहलू है इसका। तो मैं वही बताना चाहता था, जब इसे सीजन ने ना बोला होगा कि ये उसको झेल नहीं पाई वो ट्रॉमा में से, बट वो थोड़ी समझदार और मैच्योर थी, तो वो कुछ समझदार और मैच्योरिटी भी सेंसिबली बिहेव करती, थोड़ा टाइम देती अपने आप को, तो शायद इससे वो बाहर निकल सकती थी। क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे सीरियल्स और मूवी में काम किया है। कैटरीना कैफ के बाल कलाकार बन के भी एक बार बार देखो मूवी में आई थी, तो एक उभरती स्टार थी और काफ़ी सेटल लाइफ चल रही थी, और 20 ईयर्स के एज में काफ़ी सीरियल और मूवी करना मतलब अच्छी बात थी उसके, मतलब करियर एकदम पीक पर था इसका, ये मैनेज कर सकती थी आगे। क्योंकि उस, और बाद में जब सीजन से पूछा गया कि ऐसा क्यों आपने बाहर क्यों हट गए, तो वो भी उसने सेकंड एक पहलू बताया कि नहीं, श्रद्धा आफ्ताब की केस थी, उसमें जैसा हुआ, बाद में हम अलग अलग कास्ट के, ज़्यादा एज का गैप भी है, वैसा हमारे साथ आगे चल के ना हो, इसलिए मैं अलग हो चुका हूँ। तो ये बात में भी कुछ समझ में नहीं आता, ये बात में कुछ लॉजिक नहीं लगता। क्योंकि इंडिया में कोई भी कास्ट का हो, इंटर कास्ट हो, कुछ भी हो, का अगर एक दूसरे से प्यार करते तो अपने लॉ में कहीं लिखा नहीं कि शादी नहीं कर सकते। वो कर सकते, आगे जाके एक साथ रह सकते, कुछ टाइम लिविंग में भी रह सकते, ये सब मैनेज कर सकते थे। और 8 साल का गैप मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि शीजान खान की आई थिंक बर्थ ईयर है 1994 और इसकी 2002, तो ओनली 8 ईयर गैप इज़ देयर। तो इससे भी कुछ ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगा। बट हाँ, यही है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन और डीपर होके पुलिस समझने की ट्राई कर रही है कि एक्चुअली इसे उकसाया गया कि इसने खुद किया, या एक 1% चांस होता है कोई कॉम्पिटिटर भी इनको एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करके एक
ऐसा दिखावा करते कि इसने सुसाइड किया और कोई लटका भी सकता है इन्हें। एक्चुअली वो जो लटकी थी तो खुद के हाथ को जो बैंडेज लपेटते हैं, बड़ा सा बैंडेज रहता है जो हाथ को लगने के बाद जो लपेटते हैं, वो उस बैंडेज में उसका नेक अटका हुआ था। ये भी पुलिस ने साइट पे ये किया था। और सबसे खास बात ये है कि इसने जिस दिन इसने सुसाइड किया उसी दिन इसने अपनी खुद की मेकअप की वीडियो भी डाली थी तुनिशा ने सोशल मीडिया पे। मतलब वो उसमें ठीक ठाक लग रही थी, नॉर्मल, कुछ किसी को कुछ डाउट आए ऐसा डाउट आने का चांस ही नहीं था। तो और फिर कुछ वक्त के बाद उसने फिर सुसाइड कर लिया। तो ये मतलब समझ नहीं आ रहा था इसमें कि पुलिस को भी ये ऐसे कैसे हो गया सडनली। तो और उसने ये भी लिखा था जिसमें बहुत सारा जुनून है। एक सोशल मीडिया पे एक उसने थॉट शेयर किया था, जो लोग बहुत जुनून से आगे बढ़ते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उसका ये मतलब था, इंग्लिश में कुछ लिखा था उसने, बट उसका मतलब यही होता है, जो लोग में बहुत सारा जुनून है और जुनून से आगे बढ़ते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मतलब इतनी पॉजिटिव लाइन आगे लिखने लिखने के बाद उसी दिन उसका सुसाइड होना, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। तो वही खैर वही बताना था गाइस कि साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें इसके बारे में, जो आदमी सुसाइड करता है ना उसका दिमाग उस पर हावी होता है एक्चुअली। छोटी छोटी बचपन की जो चीज़ें होती है उसको निगेटिव वे से देख के वो एक फोबिया में कन्वर्ट होता है। और वो इतना निगेटिविटी में जाता है, इतना निगेटिविटी में जाता है कि वो किसी से बात भी नहीं कर पाता है, कोई अपना भी नहीं लगता उसे। और वो इतना खो जाता है और इतना निगेटिविटी में जाता है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है और अपनी वैल्यू इस दुनिया में कुछ भी नहीं और कोई भी मुझे समझ नहीं सकता ऐसा फील होता है। और उससे सोचता है मैं अब ये दुनिया से निकल जाना है बेहतर है। बट गाइस सुसाइड एक सोल्यूशन नहीं है कोई भी चीज़ का। क्योंकि हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब ट्रैवल करते रूटीन में, मंदिर के बाहर जो लोग हेल्पलेस हैं, जिनके हाथ और पैर नहीं है, मंदिर के बाहर बैठ के उन्हें जो मिला वो खाते हैं और उनको पैसा दिया वो भी चलता है, लेकिन सालों से वो वही बैठे रहते हैं। उनके ज़िंदगी में तो कितने कितने सारे प्रॉब्लम है। उनको ना काम मिलेगा ना कुछ मिलेगा, लेकिन वो क्या करते हैं, पैसा मांगते भी ज़िंदगी जीने की उम्मीद तो नहीं छोड़ते, जिंदा तो है वो। तो इससे बदतर क्या हो सकता है लाइफ में। और ये तुनिशा के केस में तो करियर काफ़ी उसका अच्छा था, वो सेटल थी एकदम, वन वे में जा रही थी तो वो सब मैनेज कर सकती थी। बस थोड़ा सा अपने आप को वक्त देना होता है अगर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो। और उन्हें थोड़ा मम्मी के बारे में सोचना चाहिए था, अगर वो और थोड़ी और पॉपुलर होती सीजान से अच्छा कोई उसे मिल सकता था। और दूसरा पहलू ये निकल कर आता है कि सीजान ने भी सोचा होगा, एक्चुअली सीजान के साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सोच रहा हूँ कि अगर ये थोड़ी एंग्जाइटी वाली इसको अटैक आती है, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो इससे मैं थोड़ा अलग होना है बेहतर समझूँ। ये पॉइंट ऑफ व्यू उसने बोला होगा कि हम थोड़ा अलग होते हैं। मतलब 6 मंथ के अंदर ही उसने सूझबूझ से प्लान किया होगा, बट उसका उसने निगेटिव लेकर सुसाइड किया। ये बहुत दुख की बात है एक्चुअली। तो गाइज मुझे इतना ही बताना था कि सुसाइड कोई भी समस्या का हल नहीं होता। लाइफ में एक बात याद रखना, कोई भी समस्या का हल नहीं होता। और तो कोई भी, और आपकी ज़िंदगी में जो भी निगेटिव चीज़ें हैं ना सारी, वो आप लिख के रखो। अपने आप को टाइम दो, वक्त में सब पावर है सब ठीक करने की। और बहुत मतलब 100 में से एक कोई ऐसा आपका फ्रेंड होगा एकदम ट्रस्ट होती है, उसके साथ शेयर करो आपकी प्रॉब्लम। तो वो आपको है ना धीरे धीरे वो आपको हिम्मत देगा और जीना सिखा देगा। बट आपकी ज़िंदगी ख़त्म करने का आपको तब तक हक नहीं कि जब तक आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर निर्भर और आपके मरने से और होने से जिन्हें फ़र्क पड़ता है ऐसे लोग हैं ना आपकी ज़िंदगी में, तब तक आपको आपकी लाइफ ख़त्म करने का कोई हक नहीं है। बस मैं इतना ही समझता हूँ और आप भी शायद समझ जाएंगे कि सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ, ये चैनल जो मैंने स्टार्ट किया है, मैंने साइकोलॉजी का काफ़ी डीप स्टडी किया है और उसमें मेरा हमेशा से स्ट्रीम रहा है। एक तो पैरासाइकोलॉजी है। पैरासाइकोलॉजी में मैंने ऐसे केसेस अटेंड किए हैं जो लोगों को लगता है कि वो उन्हें भूत ने पछाड़ लिया है, बट एक्चुअली जब हम ठीक से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो समझ में आता है कि उसके लाइफ में भी ऐसी निगेटिव छोटी मोटी चीज़ें हो गई और उसने बहुत निगेटिव लिया और वो ऐसा सस्पिशियस बिहेव करता है और एकदम एंग्जाइटी के अटैक के जैसा बिहेव करता है, कुछ भी बोलता है। तो ऐसे जो पर्सन है तो उन्हें हमें टटोलना पड़ता है कि ऐसे क्यों हुआ, एक एक इंसिडेंट काफ़ी केस स्टडी करना पड़ता है, कई महीनों लग जाते हैं ऐसे लोगों को समझने में। तो यही है, अपना दिमाग अपने आप पर हावी नहीं होना चाहिए, हमें अपना दिमाग कंट्रोल करने आना चाहिए। तो एक मैं ट्रिक देता हूँ इस वीडियो में आपको। कुछ भी हो जाए ना लाइफ में आपके, जस्ट 1 मिनट पहले किस एक्सीडेंट हुआ, आपको किसने खोया है, आप कोई आपका हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर एडमिट है कोई आदमी,
कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको है ना शांत बैठना है और अपने दिमाग को है ना प्रेजेंस में लाना है। आप ट्राई कीजिए अपने दिमाग को प्रेजेंस में लाओ, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो, उसको रीड करो, एनालाइज करो, उसका फीडबैक देखो। जैसे कुछ हॉस्पिटल में कोई सीरियस एडमिट है आपका, अपना वेंटिलेटर पे है, ज़्यादा 100 150 थॉट आएंगे आपके दिमाग में निगेटिव। और ओवर थिंकिंग है ना, आपको डिसीजन लेने में बहुत हिंडर करती है। कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हो प्रॉपर जब ओवर थिंकिंग होती है। तो आप क्या कीजिए, प्रेजेंट्स में आइए, वो हॉस्पिटल को देखिए, उसका रिव्यू देखिए ऑनलाइन, लोगों से बात कीजिए आसपास, ये कैसा है यहाँ पे होता है, मतलब ये हॉस्पिटल कैसा है क्या है, ये थोड़ी थोड़ी बातें कीजिए। फिर धीरे धीरे आपको समझ आएगा। आपके बाजू में कोई पेशेंट एडमिट होगा, उसका रिलेटिव बैठा होगा, उससे बात करेंगे तो आपको हल्का रहेगा। शायद मेरे पेशेंट तो ठीक ही है, मेरे जो अपने, इनकी तो बहुत ही हालत बुरी है, ऐसा सब एक दूसरे से शेयर करेंगे, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। बट निगेटिविटी में नहीं जाना है आपको। तो आपको ना फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट आपके माइंड को प्रेजेंट में लाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब अपने आप निगेटिविटी से बाहर होंगे। क्योंकि आज की जनरेशन का मुझे समझ में नहीं आता है, मम्मी पापा ने कुछ भी बोला तो यंगस्टर घर छोड़ के जाते हैं, सुसाइड करते हैं। उसमें कुछ लॉजिक नहीं, और क्या हासिल होता है मुझे समझ में नहीं आता। ये अब तक श्रद्धा के केस में ये हुआ, इसने माँ बाप का सुना नहीं, छोड़ के निकल गया और लिव इन में रह रही ऊपर से। तो और बाद में कि उसने क्या किया, उसने मार दिया, अब क्या हुआ, वो ना माँ बाप को मिल पाई, ना वो खुद का करियर बना पाई आगे। तो यही कहना है गाइस, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल के मैं आज का वीडियो ख़त्म करूँगा, और इस केस के बारे में और कुछ पता चलता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा कुछ। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमेंट कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ पसंद नहीं आया और अच्छा भी लग रहा है तो शेयर भी कीजिए लोगों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।